नमस्कार, मैं हूं फैजाल फैजी और आप देख रहे हैं टीवी 6 न्यूज नेटवर्क। हम अपने खास कार्यक्रम चुनाव 24 के साथ हाजिर हैं। हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में भी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह की बात करेंगे, जिनका बयान आया है कि उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। साथ में उन्होंने यह भी कहा है कि वो न मरने से डरते हैं और न मारने से डरते हैं। आखिर इस तरह का बयान क्यों दिया उन्होंने? हालांकि उनके विवादित बयान हमेशा सुर्खियों में रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को एक ऐसा भी वक्त आया कि निकालना पड़ा टी राजा सिंह को पार्टी से। लेकिन फिर कौन सी ऐसी मजबूरी आन पड़ी कि बीजेपी ने वापस पार्टी में भी बुलाया और उम्मीदवार भी बनाया। इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेहमानों का तारुफ करा दें, परिचय करा दें, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम परिचय कराएंगे सुधीर सक्सेना। और सुधीर सक्सेना वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुधीर सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल हकीम साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हैदराबाद से जुड़े हैं। अब्दुल हकीम साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लुबना सरवत है हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक है। लुबना सरवत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधीर सक्सेना, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से टी राजा सिंह का बयान आया है, वो बयान पहले भी वो देते रहे हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने बयान दिया है वो इसलिए भी चौंकाने वाले हैं कि जिस चीज के लिए उन्हें पार्टी ने यानी बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखाया था, फिर वापस बुलाया, बावजूद इसके इस तरह का बयान उनका जारी है। उन्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, न वो मरने से डरते हैं न मारने से डरते हैं। जी, ये बयान है उनका। राजा सिंह ने ये बयान जानबूझकर चुनावी बेला में दिया है और मुझे लगता है कि बहुत आपत्तिजनक, अलोकतांत्रिक और नफरत फैलाने वाला बयान है, जिसका चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने जिस तरह से कुछ बातों को लेकर कांग्रेस के नेताओं को नोटिस दिया है, मुझे लगता है कि यह गंभीर, अलोकतांत्रिक और धार्मिक उन्माद भड़काने वाला बयान है, जिसको नहीं किया जाना चाहिए। मरने मारने की बात करने का इस वक्त एक लोकतांत्रिक देश में, एक आधुनिक देश में, जहां अनेक धर्मों और संप्रदायों के लोग सदाशयता पूर्वक सदियों से रहते आए हैं, बयान देना मुझे लगता है बहुत, ये सिर्फ हल्का फुल्का बयान नहीं, बहुत ही जहरीला और बहुत खतरनाक बयान है, जिसको कि नोटिस लिया जाना चाहिए और सभी दलों को संप्रदाय, जाति, धर्म के ऊपर उठकर के बयानों की निंदा करनी चाहिए। और मुझे तो लगता है कि राजा सिंह को एक लोकतांत्रिक देश में चुनाव लड़ने या लड़ाने का हक भी नहीं है और ऐसे लोगों से पार्टी को किनारा करना चाहिए। तेलंगाना में 25% आबादी हिंदुओं की है और 13 मुसलमान है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है और पैन इंडियन या अखिल भारतीय पार्टी होने की बात करती है, तेलंगाना में एक भी मुसलमान को पार्टी का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जबकि कांग्रेस की ओर से अजहरुद्दीन या अनेक बात बने हैं कि बीआरएस की भी यही स्थिति है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या यह मानती है कि वो सिर्फ हिंदुओं पार्टी है, वो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। मैं यहाँ भारतीय और हिंदुत्व में अंतर कर रहा हूँ। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई पार्टी हम सब बनती है, लेकिन भारतीय की अवधारणा आने वाले भविष्य में भारत के लिए बहुत खतरनाक संकेत है। चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को यह दर्शाना चाहिए, ये बताना चाहिए कि क्या वो आधिकारिक रूप से राजनीतिक के बयान का समर्थन करते हैं। ऐसा आप क्या कहेंगी? यही सवाल अगर आपसे किया जाए, चूंकि आप हैदराबाद में हैं भी, और जिस तरह से टी राजा के बयान आते हैं, काफी भड़काऊ बयान आते हैं। एक वक्त ऐसा भी आया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया पार्टी से, हालांकि फिर पार्टी में भी वापस बुला लिया, उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन उनकी बयानबाजी कम होने का नाम नहीं ले रही। इस तरह के भड़काऊ बयान वो दिए जा रहे हैं। और चुनाव से पहले इस तरह का बयान, खास करके ये कहना कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी जमहूरी निजाम में हर एक के वोट की अपनी अहमियत होती है। इसे कैसे देखती हैं और क्या कहेंगी आप? हाँ, जो एमएलए राजा सिंह का जो बर्ताव है, वो हिस्टोरिकल है। हैदराबाद में हमेशा से आया हुआ है। रिसेंट का भी मैं बता दूं, यहाँ पर दो अहम चीज हम आवाम को देखने की जरूरत है। वो ये है कि रिसेंटली जो रामनवमी के टाइम पे भी बहुत बड़ी रैली निकाले थे और मतलब एक दूसरी मजहब की इंस्टीट्यूशन के सामने जानबूझ के वहां पर खड़ाना और वहां पर ऐलान करना कि मैं काटूंगा,
कटे हैं, काटूंगा, ये सब बहुत बहुत। रामनवमी का नाम लेना, उसकी बुनियाद पे प्रोसेशन किया, परमिशन लेना, हाँ, और वहां पर क्या बोलना, वहां पर आपने श्री राम के गुण बताए लोगों को, और वहां पर आपने सीता माता के कुछ गुण बताए, आपने आपने लव कुश के कुछ गुण बनाए बताए, अपने हनुमान के कुछ गुण बताए, कुछ नहीं करे। नाम रामनवमी का था, पूरी प्रोसेशन उसी की थी, दिन वही था, शायद परमिशन में भी रामनवमी बोल के लिखे होंगे। बात किसकी हुई भाई? राम की हुई, या राम की वो पूरी परिवार की हुई, उसकी चरित्र की हुई, कुछ नहीं था वहां पर। तो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसा आप मजहब का कुछ ये हथियार, मजहब एक हथियार है और आगे बढ़ाना है कुछ और, मकसद कुछ और, यानी सोशल फैब्रिक को नफरत फैला के, जो जो डिवीजन है ही नहीं। इंसान इंसान में किस चीज की डिवीजन है भाई? सारे तो एक ही जगह से खा रहे हैं, सारे का दिल एक ही जगह से तो धड़क रहा, प्याज लग रहा तो एक ही जगह से हो रहा, सब कुछ तो हो रहा, लेकिन फिर भी जो डिवीजन नहीं है, उस डिवीजन को लाना, वो मकसद है। और रहता है कुछ और चीज, एक ओवरऑल इंडिया की मकसद क्या है ये डिवीजन लाने में, कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स किसी और को हम सौंप रहे हैं, किसी और को पूरी इंडिया की वेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चरल जो है, जो नींव है, जड़ है, फाउंडेशनल वेल्थ, वो पूरा कहीं और भेज देना, और यहाँ पर इन लोगों को इन चीजों में उनको बहकाते हुए, नफरत फैलाते हुए, इसी को असली चीज मानना, लेकिन असली चीज इंडिया की संपत्ति कहीं और उड़ जाना, और अपने सीमाएं भी आखिर वीक हो जाना, अपनी सेनाएं भी वीक हो जाना, अपनी सोसाइटी भी वीक हो जाना। आखिर ये किसकी क्या, व्हाट इज दिस कॉन्स्पिरेसी, क्या हो रहा है देश में? ये एक बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन के पास जब ये एफिडेविट आ रहा, और देख रहे हैं कि इनके पास इतनी, ये एक केस नहीं भाई, इनके पास काफी केसेस इनके ऊपर पेंडिंग है, और हाल ही में जो पेंडिंग था, उनको जो बेल भी मिला, वो इसलिए मिला टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर, कि कुछ ये नहीं लगा गया, कुछ वो नहीं लगा गया। हमारे सिटी के लीडिंग जो गांधी फाउंडेशन के एडवोकेट्स है, उन्होंने राजा सिंह के तरफ क्या बोलते वो, ही फॉट द केस ऑन बिहाफ ऑफ दैट। गांधी फाउंडेशन की जो मेंबर्स है, ट्रस्टीज है, वो एडवोकेट ने इनको बेल दिलवाए, सोचिए। ओके, तो वो हाल में चल रहा है, अपन जस्ट रियलिटीज देखना देखना है अपने को। तो मेरा कहना ये है कि जब इलेक्शन कमीशन के सामने एफिडेविट आ रहा, और एफिडेविट में ये सीरियस सीरियस क्राइम्स के जो आ रहे हैं, तो पेंडिंग केसेस क्या है, और वो केस में कहां तक कौन सी क्रिमिनल टाइप में है, उसको देखते हुए, इनको हाई अलर्ट में रखते हुए, पहली बात तो मैं तो ये बोलती हूँ कि जैसे मैं दूसरे शोज में बताई हूँ कि एफिडेविट को की कॉपी लेके वोट जब मांगने जा रहे, तो सिटीजन के हाथ में अपनी एफिडेविट की कॉपी रखने की हिम्मत रखना चाहिए कैंडिडेट ने। अगर कैंडिडेट बुजदिल है, ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ने वो कानून बनाना चाहिए कि जब वोट ले रहे हो तो कम से कम अपनी किरदार तो बताइए, सोशल वर्क बताइए, क्रिमिनल रिकॉर्ड बताइए। जब आइए भाई असेंबली में, पार्लियामेंट में, वो रूल नहीं है, उसके ऊपर से जब हाई अलर्ट से क्रिमिनल रिकॉर्ड्स कैसे भी हो, और स्पेशली लेकिन ऐसे जो नॉमिनेशन के वक्त तो ये जो एफिडेविट की बात कर रही हैं, वहां तो दिया जाता है ना, ये तमाम जानकारियां दी जाती हैं। दी जाती है किसको? अवाम में किसको मालूम? अवाम में एफिडेविट कहाँ है? एविडेंस में एफिडेविट कहाँ जा रहा है कि क्या क्या, किसको मालूम? 70% कैंडिडेट्स को क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, कौन सी अवाम को मालूम? जब वोट डाल रहा है, क्या हुआ? कैंडिडेट को मालूम है, वोटर को मालूम है कि मेरे कैंडिडेट जिसको मैं दबा रही हूँ बटन, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, किसी को नहीं मालूम। 90% लोगों को नहीं मालूम, 95% लोगों को नहीं मालूम। तो मेरा कहना यह है कि ऐसा ही रेड अलर्ट कहाँ रेड अलर्ट है कि ये कैंडिडेट को इतने हेट स्पीच के इतने रिकॉर्ड्स है, एक कैबिनेट के इतने मर्डर के रिकॉर्ड्स है, इनको इतने वुमेन के ऊपर असॉल्ट के, रेप के वगैरह के असॉल्ट, कहाँ है भाई? वेयर इज दिस मैकेनिज्म, फिल्टर मैकेनिज्म, और लोगों को ये कैंडिडेट की रिकॉर्ड बताने की मैकेनिज्म, वेयर इज ऑल दिस? ये सिस्टम ही ऐसा है कि आप पनपो इनको, आप आराम से, सुकून से आप अंदर आने दो, जहां पर वो हमारे ऊपर 5 साल तक हमारे ऊपर क्या राज करेंगे ये लोग? मतलब सिस्टम की भी खामियां हैं। अब्दुल हकीम साहब, आपके पास खूब आना चाह रहा खामियां। हूं, फिर आऊंगा लुबना सरवत आपके पास आऊंगा। अब्दुल हकीम साहब, आपने सुना सुधीर सक्सेना ने जो बातें कही, लुबना सरवत ने जो बातें कही,
गोशामहल सीट से ये विधायक हैं। गोशामहल सीट के बारे में जरा जानकारी दे दें ताकि दर्शक हमारे समझ सकें कि आखिर वहां कैसा क्या कुछ है, वहां किस तरह के वोटर्स हैं और कैसे वो टी राजा सिंह वहां उन्हें सपोर्ट मिल जाता है, वो जीत भी जाते हैं, जबकि इस तरह की बयानबाजी उनकी तरफ से होती है, काफी ऐसी बयानबाजी जिसे कभी कभी बोलने में भी हिचक महसूस होती है। बावजूद इसके ये बयानबाजी हो रही है, ये चीजें बोली जा रही है। क्या हमारे यहाँ लॉ नहीं है, संविधान नहीं है, कानून नहीं है कि ये बात कही जाए कि न मैं मरने से डरता हूं न मैं मारने से डरता हूं? ये कानूनी दायरे में सब काम होते हैं ना। और वहां एक भारतीय जनता पार्टी की एक कैंडिडेट भी है जी, हकीम साहब। फैजी साहब, गोशा महल सीट पे राजा सिंह पिछले काफी अरसे से एमएलए के सीट पे है वो। तो ये जिस तरह से लुबना जी ने कहा और सुधीर जी ने कहा कि वो उनका एक पुराना एक तरीका है वोट को अपनी जानिब राग़िब करने का, वो टोटली हिंदू राजनीति करते हैं वहाँ पर। वो हिंदुओं को राग़िब करने के लिए बयानात देते रहते हैं और उसमें ओवैसी के खिलाफ भी बहुत कुछ बोलते हैं ताकि और भी लोग जो है ना उनकी तरफ राग़िब हो जाएं। दूसरी बात ये है कि ये तो बीजेपी की राजनीति का स्टाइल है ये। बीजेपी खुद ये नहीं चाह रही कि उन लोगों को मुसलमानों का वोट मिले। आप मरकजी तौर पे मरकजी कायदीन के भी बयानात सुनिए, चाहे किसी के भी बयानात आप सुनिए, वो लोग यही कहते हैं कि हमें मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है। उसी तरह से राजा सिंह ने भी यही बात कही कि मुझे मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है, बगैर मुसलमानों के वोटों के मैं जीत सकता हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मैं सबको साथ लेकर चल रहा हूँ, यानी कि मुझे सब वोट डालते हैं, हिंदू भी डालते हैं, मुसलमान भी डालते हैं, लेकिन आयन इलेक्शन से पहले कुछ इस किस्म का बयान, शायद उन्हें ये एहसास हो रहा हो कि राजनीति में उन्हें कुछ वोट कुछ कम मिलने के इम्कानात ऐसा महसूस हो रहे हैं और हिंदू वोटर्स कुछ बीआरएस की तरफ राग़िब हो रहे हैं। इस किस्म का अगर उनकी अंदेशा आया होगा, इसलिए वो और सख्त बयान इस किस्म का दिए ताकि हिंदू वोट उनकी जानिब राग़िब हों और उनकी कामयाबी यकीनी हो जाए। और कामयाबी तो उनकी है, उनको हमेशा से ही वहां से वो जीतते आए और आइंदा भी जीतते रहेंगे। दर पर्दा और दीगर जमातों की भी तायद उन्हें हमेशा हासिल होती है, ये चीज जैसे हर कोई जानता है। थोड़ा सा अब क्लियर जैसे बोलने वाली बात ये है कि अब आप पिछले एपिसोड में भी, पिछले डिबेट्स में भी ये बात हो चुकी है। इवन दो लोगों का ये ख्याल है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भी तायद दर पर्दा राजा सिंह को हासिल होती है, जिस ये हर कोई जानता है अच्छी तरह से। इसीलिए मजलिस ये किस इत्तेहादुल बिना पे हम मुस्लिमीन ने कह वहां से सकते हैं, अपनी ये किस बिना पे कह सकते हैं? मजलिस की तरफ से तो मुखालफत हो रही है, मजलिस ये तो किस बिना पे कह सकते हैं आप? इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहां पर दारुस्सलाम है, जहां पर उनका बहुत बड़ा मरकज है, गोशा महल उसी एरिया में आता है। तो जाहिर बात है मजलिस के बहुत सारे चाहने वाले वहां पर है और मुसलमानों की काफी तादाद वहां पर रहती है, लेकिन मजलिस वहां से अपने किसी कैंडिडेट को उम्मीदवार के तौर पर उतारा नहीं। उसका साफ मतलब ये है कि अच्छा, कुछ हद तक मजलिस के नौ उम्मीदवार हैं, इसके बारे में हम लोग जिक्र कर भी चुके हैं। 9 उम्मीदवार हैं, तो ये गोशामहल सीट पे क्या मजलिस ने कभी अपने उम्मीदवार उतारे हैं? राजा सिंह चलिए 2-4 विधानसभा से वो चुनाव लड़ रहे होंगे, लेकिन उससे पहले क्या कभी मजलिस ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं वहां? अब की बार ये हुआ कि मजलिस राजा सिंह मुसलमानों के खिलाफ जिस किस्म के बयानबाजी पे उतर आया था पिछली बार, जिसकी वजह से उसे जेल की सजा भी काटनी पड़ी, इवन तो बीजेपी भी उन्हें पार्टी से बेदखल करी। फिर बाद में ये और बात है कि फिर से उनको पार्टी में ज्वाइन भी करे और टिकट भी दिए। तो मुसलमानों का मुतालबा ये है कि ऐसे गुस्ताख के खिलाफ जब हमारे पास वोटर्स हैं, हमारा अपना एक वोट बैंक है वहां पर, तो उसके खिलाफ मजलिस अपने कैंडिडेट को क्यों नहीं उतारे? उतारने ये पर आपका सवाल है आसानी जी। से जीत भी सकते थे। जी, चलिए ये आपका सवाल है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से शायद कोई उम्मीदवार है वहां। लेकिन हम आएंगे, सुधीर सक्सेना आपके पास आएंगे, लेकिन हम अपनी सहयोगी अर्चना दुबे के पास ये चलते हैं और वो बताएंगी टी राजा सिंह का जो राजनीतिक बैकग्राउंड उसके बारे में वो बताएंगी, वो जानकारी देंगी, फिर हम आते हैं वापस।
नमस्कार, आप देख रहे हैं TV6 न्यूज नेटवर्क और आपके साथ मैं हूं अर्चना दुबे। आइए हम आपको तेलंगाना के बीजेपी फायर ब्रांड नेता टी राजा के बारे में बताते हैं। इनका पूरा नाम है टी राजा सिंह लोधी। वो 2014 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले टी राजा सिंह लोधी तेलुगु देशम पार्टी में थे। साल 2022 में उन्होंने हजरत मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक बातें कही, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें निकाल बाहर किया। उन्हें किसके दबाव में वापस लेकर बीजेपी का टिकट दिया गया, ये अपने आप में एक रहस्य है। कुछ लोग तो इसे संघ का खेल भी बताते हैं। टी राजा सिंह लोधी ठाकुर समुदाय से हैं, जिनकी पुराने शहर के गोशा महल विधानसभा क्षेत्र में बड़ी उपस्थिति है। लोधी समुदाय एक ओबीसी समुदाय है जो उत्तर प्रदेश से आए लोगों से संबंधित है। टी राजा सिंह ने 2009 में तेलुगु देशम पार्टी में शामिल होकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। इसी साल वो ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के सदस्य के रूप में चुने गए। टी राजा सिंह 2014 के आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने गोशा महल विधानसभा क्षेत्र से सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा। 2018 में वो एक बार फिर उसी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य चुने गए। 2017 से राजा सिंह घृणास्पद भाषणों से संबंधित कई विवादों से घिरे रहे। उन्होंने मई 2017 में कथित तौर पर हैदराबाद के पुराने क्षेत्र को मिनी पाकिस्तान कहा था। 2017 में उन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंदू समुदाय से अपील की कि वे 2002 के गुजरात दंगों के समान प्रतिक्रिया दें। टी राजा सिंह ने बार बार हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने की बात कही है। जून 2018 में टी राजा सिंह ने कुरान पर प्रतिबंध लगाने की बात कही। बाद में जुलाई 2018 में उन्होंने मुसलमानों को देशद्रोही कहा और रोहिंग्या लोगों को गोली मारने का समर्थन किया। टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने 23 अगस्त 2022 को पैगंबर मोहम्मद के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के कुछ घंटों बाद ही गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें पार्टी के मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए भाजपा से निलंबित कर दिया गया। उन्हें 9 नवंबर को जमानत पर रिहा किया गया। 2018 के चुनाव में दाखिल हलफनामे के अनुसार टी राजा सिंह पर 43 केस लंबित हैं, जिनमें ज्यादातर मामले भड़काऊ भाषण के हैं। 2 सितंबर 2020 को मेटा प्लेटफॉर्म्स ने उनके नफरती बयानों के लिए फेसबुक सहित अपने सभी वेबसाइट से उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। 27 अक्टूबर 2022 को हैदराबाद पुलिस ने दावा किया कि विधायक राजा सिंह के खिलाफ 101 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे। इनमें से 18 सांप्रदायिक अपराधों से संबंधित थे। चलिए अर्चना दुबे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम चीजों को समझाने के लिए। टी राजा सिंह से संबंधित जो भी चीजें रही हैं। सुधीर सक्सेना, आपने देखा बहुत सारी बातें निकल करके इस बीच में सामने आई, आपने भी बहुत सारी बातें कही हैं और चुनाव है तो इस तरह के। लेकिन एक चीज समझाएं, भाजपा को अगर उन्हें उम्मीदवार बनाना ही था तो फिर पार्टी से बाहर क्यों निकाला, और बाहर अगर निकाल ही दिया तो फिर पार्टी में वापस क्यों लेकर के आए। और जो मैसेज देने की कोशिश की गई थी भाजपा की तरफ से कि हम सख्त कदम उठा सकते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो गलत बयानी से काम लेते हैं, जो गलत बयानबाजी करते हैं, बावजूद इसके ये बयानबाजी भी हो रही है, बावजूद इसके वो भाजपा के कैंडिडेट भी हैं, भाजपा की तरफ से उम्मीदवार भी हैं। और आपको याद भी होगा कि एक बार उत्तर प्रदेश के हवाले से भी उन्होंने कहा था वोटर्स को कि भाजपा को अगर वोट नहीं दोगे तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो आखिर भाजपा की क्या मजबूरी है? देखिए, भाजपा की कोई मजबूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने राजा सिंह को निकाला, बल्कि यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता, मैं बोल रहा हूं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले राजा सिंह को बाहर निकाला, फिर बिना किसी कारण राजा सिंह को वापस पार्टी में प्रवेश दिया। और सिर्फ प्रवेश दिया बल्कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार राजा सिंह को गोशा महल से एक बार पुनः घोषित किया। राजा सिंह वो नेता है जिनमें अपने कहे को लेकर कोई मलाल नहीं है, कोई पश्चाताप या प्रायश्चित है। बिना किसी मलाल और बिना किसी राजा सिंह आज भी वही है जो पहले थे और जो आज भी बने रहेंगे। गोशा महल से राजा सिंह को उम्मीदवार बनाना भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को उजागर करता है। उत्तर प्रदेश के घटनाक्रम पे गौर कीजिए। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है अल्पसंख्यकों की। तेलंगाना में लगभग 13-14%
मुसलमान आबादी रहती है, लेकिन पूरे तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुसलमान को अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, बल्कि उनका डंके की चोट कह रहा है कि उसे मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। बात यहीं तक नहीं है, वो आगे यह कहता है कि वो मरने मारने को तैयार है। तो मरने मारने की भाषा बोलना एक लोकतांत्रिक देश में सन 2023 के आधुनिक युग में, उस देश में जहां हिंदू मुसलमान लगभग 1000 वर्ष एक साथ रहते आ रहे हैं, दोनों के बीच एक अलग तरह का भाईचारा है, और इस देश की, इस मुल्क की सभ्यता और तहजीब भी गंगा जमुनी है। तो राजा सिंह को टिकट देना, राजा सिंह को आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत सोचा विचारा हुआ एक कदम है, और इसको इसी रूप में लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को इस देश के फैब्रिक की, सामाजिक ताकत बढ़ाने की कोई चिंता नहीं है। उनका काम नफरत फैलाना, नफरत के भाव सुलगाना, और उसमें अपनी सत्ता की रोटियां सेकना है, और इसके अलावा उनको किसी चीज की चिंता नहीं है। एक बेशक या बेहुदा राजनीति जिसको हम कह सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना नहीं लेना चाहिए। सुधीर सक्सेना, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है। बयान को गंभीरता से ले, उसका संज्ञान ले, और उनको नोटिस देकर उनके खिलाफ सही कार्रवाई करे, अन्यथा ये चुनाव आयोग को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए जिस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं, जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है। बयान को गंभीरता से ले, उसका संज्ञान ले, और उनको नोटिस देकर उनके खिलाफ सही कार्रवाई करे। मैं कह रहा हूं संज्ञान लेना चाहिए, बिल्कुल। ये चलिए फिर वापस आपके पास आऊंगा, चूंकि डिस्टरबेंस है, थोड़ी सी आवाज कट के आ रही है आपकी। लुबना गोशा महल जो सीट है जहां से टी राजा चुनाव जीतते रहे, अभी अब्दुल हकीम साहब से हमारी बात हो रही थी, आपने भी सुना, उनका ये कहना था कि वहां मजलिस ने उम्मीदवार अपने नहीं उतारे, कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं। क्या बीआरएस ने भी उम्मीदवार वहां नहीं उतारे हैं? और अगर बीआरएस ने उम्मीदवार उतारे हैं तो एक तरफ बीआरएस के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार, और टी राजा भाजपा के उम्मीदवार, तो क्या ये ट्रायंगुलर मुकाबला माना जाए या फिर एक तरफा मुकाबला माना जाए, या टी राजा को जिस तरह से वहां बेस में सपोर्ट मिल रहा है वो सपोर्ट बरकरार है, इसकी वजह से शायद मजलिस ने ना उतारा हो वहां, जबकि अच्छी खासी अल्पसंख्यक वर्ग के समाज के लोगों का वोट भी है बावजूद इसके? हाँ, जैसे कि काफी पब्लिक इसकी सवाल कर रहे थे, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी इसकी सीधी सवाल करे कि, और अपने को-पैनलिस्ट हकीम जी भी बताएं कि वहां पर उनके हेडक्वार्टर्स होने के बावजूद उस कॉन्स्टिट्यूंसी में एमआईएम के तरफ से वहां पर कोई भी नहीं है, और रेवंत जी उनको चैलेंज भी करे कि क्या आपके ऊपर राजा सिंह जैसे डिफॉल्टर के ऊपर आप उनको एक कैंडिडेट लगा के उनको हराने की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं है, ऐसा सवाल भी किए। फिर भी उन्होंने एमआईएम के कैंडिडेट वहां पर नहीं है, और वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट है, वहां की महिला कांग्रेस आई थिंक सुनीता है, और उसके बाद टीआरएस की कैंडिडेट है, और बीजेपी के राजा सिंह है। मुझे तो देखिए, जो जिस तरीके से लोगों का सोच तेलंगाना में खास करके जो उभर रहा है इस इलेक्शंस में, हाल ही में देश में जो नेगेटिविटी आया है, उसके बाद जो पॉजिटिविटी भी जो आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, खास करके कांग्रेस की तरफ से, जो पॉजिटिविटी लाए उन लोगों ने कंट्री में और इलेक्टोरल थिंकिंग में, उसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि राजा सिंह को वो अपनी कुछ भी बयान दे, आई डोंट थिंक कि वो इलेक्टोरल में उतना इफेक्ट आएगा, और मेरे ख्याल से राजा सिंह के खिलाफ ही जाएगा। वो जो भी नेगेटिव बात कर रहे हैं तो उनको उसकी नेगेटिव वोट ही मिलेगा। ये तो प्रजा की ओर से है भाई, ये तो प्रजा जो करना चाहिए उनकी फर्ज कर रही है। शायद वहां पर टीआरएस की कैंडिडेट आए या कांग्रेस की कैंडिडेट आए, नहीं मालूम, बट मुझे नहीं लगता कि राजा सिंह वहां आ पाएंगे। और नेक्स्ट थिंग क्या है बोले तो, इलेक्शन कमीशन कहाँ है? प्रजा तो अपनी काम करेंगी भाई, वोट डाल के करेंगी या प्रोटेस्ट से करेंगी, जो वो करना है करेंगी। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? जब इतनी भड़काऊ भाषण वो आ रहे हैं, आ गया है उनके मुंह से,
वायलेंस की बात सीधी कर दी है उन लोगों ने, तो उनकी तो कैंडिडेचर सस्पेंड होना चाहिए। इज वायलेटेड एवरी रूल। अभी तक तो सस्पेंड हो जाना चाहिए और वापस से फिर नॉमिनेशंस कॉल फॉर न करना चाहिए गोशा महल से। वो क्यों नहीं हो रहा है? दिस इज द पॉइंट। क्योंकि हर जगह प्रजा एक तरफ से अपनी बताती है, लेकिन कानून तो है, कानून है, जो लीगैलिटी लेकिन क्या है इसका इसका। एक पहलू ये भी हो सकता है लुबना कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां, पार्टीज इसलिए बोले कि कई हैं, तो कोई एक भी पार्टी सामने आए, उसका कोई कैंडिडेट, उम्मीदवार, नेता कोई भी या वर्कर भी सामने आए और इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराए। क्या ऐसा भी होता दिखाई दे रहा है? नहीं, देखिए, जहां तक मुझे मालूम है, आई डोंट नो कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ने किया है क्या, क्योंकि कांग्रेस कई कंप्लेंट्स कर रही है, टीआरएस भी कुछ कंप्लेंट्स कर रही है, ये तो प्रेस से मुझे जो मालूम हो रहा है। लेकिन इस राजा सिंह के इस बयान पे उन लोगों ने कुछ किया है, करना चाहिए, टीआरएस ने करना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ जो कंटेस्टेंट्स नहीं है भाई, एमआईएम क्या कर रहा है? एमआईएम ने फेल करना चाहिए। एमआईएम ने या केडर है, प्रोटेस्ट क्यों की नहीं कर रही है, वो कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ? और नहीं तो टीआरएस और कांग्रेस के तो उनके अब कंटेस्टेंट्स हैं। अगर मजलिस पे अगर ये सवाल उठ रहा है तो दूसरी पार्टियों पे भी ये सवाल उठना लाजमी हो जाता है ना। ये एमआईएम की बात क्यों वहां पर आएंगी? और जरूर उनकी वहां पर है, उनकी हेडक्वार्टर्स है भाई, गोशा महल में उनकी हेडक्वार्टर्स है, तो जरूर से उनको वहां पर प्रोटेस्ट करना चाहिए और वहां पर कंप्लेंट डालना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि टीआरएस और कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स है उन लोगों ने डालना चाहिए। मैं ये लेकिन इन सब से प्रजा है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स है, पॉलिटिकल पार्टी से, इन सबसे ऊपर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो उनकी मॉनिटरिंग मॉडल कोड की मॉनिटरिंग कमिटी है, वो क्या कर रही है? क्योंकि ये लोग करने से उसके बाद वो एक्शन लेने से टाइम है, लेकिन सीओमो एक्शन करना उनकी जिम्मेदारी है। मॉडल जी। कोड की कॉर्नर की जो मॉनिटरिंग कमिटी है, उनकी हैज वो कि वो कोई कंप्लेंट के लिए वेट नहीं करते। उनकी जिम्मेदारी है कि कौन वायलेट कर रहा है और उसके ऊपर से कंप्लेंट करे। ये तो सीधी साफ वायलेशन है, इलेक्शन एक्ट की भी एक वायलेशन है। इनको तो सीधा कैंडिडेट सस्पेंड होना चाहिए और नॉमिनेशंस कॉल फॉर करना चाहिए। कहाँ है भाई? ईसीआई दिल्ली क्या कर रही है? ऐसी स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है? हकीम साहब, इलेक्शन सीईओ ऑफ जी जी, कंप्लीट कर लें, जल्दी से कंप्लीट कर लें, फिर हकीम साहब के पास जाएंगे आखिरी सवाल लेकर के। जल्दी से आप लुबना कंप्लीट कर लें जो बात कह रही थी आप। या जी, वही बता रही हूँ कि सीईओ ने इसके ऊपर इमीडिएट, अभी तक तो एक्शन सीईओ की देखना चाह रहे हैं हम कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं देखना चाह रहे। हम सीईओ तेलंगाना की एक्शन देखना चाह रहे और मॉडल कोड की जो मॉनिटरिंग कमिटी है उसकी एक्शन देखना चाह रहे। चलिए ठीक है हाकिम साहब, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता का इस तरह का बयान आता है, तो क्या माना जाए? ये दो कश्ती पे सवार बीजेपी सफर तय कर रही है या फिर दो कश्ती पे सवार होकर के एक ही लक्ष्य को साधने की कोशिश कर रही है, एक ही टारगेट को साधने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है? क्योंकि कई मौकों पर प्रधानमंत्री ने झिड़का भी है ऐसे नेताओं को, कई मौकों पर प्रधानमंत्री ने ऐसे नेताओं को रोकने की कोशिश भी की है, लेकिन जो दूसरी तरफ के नेता हैं, यानी कि अब विधानसभा चुनाव हो रहा है तो जाहिर सी बात है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर पीएम की निगाह नहीं हो सकती, लेकिन जानकारी तो होगी ही मेरे ख्याल से, फिर भी इस तरह की बयानबाजी हो ही रही है। तो मेरा वही सवाल है कि क्या अलग अलग कश्तियां चल रही हैं या अलग अलग कश्तियों पर सवार होकर के एक ही टारगेट को साधने की अलग अलग तरीके से कोशिश की जा रही है? सर, नरेंद्र मोदी जी जब इख्तिदार में आए तो बात यही थी कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब आज के हालात में आज हिंदुस्तान का हर शख्स देख रहा है कि किसका विकास हो रहा है, किसका साथ लिया जा रहा है और किसका विश्वास हासिल किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी इस किस्म के बयानात की कोई कड़ी न निंदा की, एक आध मामलात को छोड़ के, बल्कि वो हर मामले में खामोशी ही इख्तियार करते हैं। जबकि जब एनआरसी के दौरान गोली मारो का जो वाकया है, क्या नरेंद्र मोदी जी ने उसके खिलाफ कुछ बोला? इस किस्म के ऐसे कितने कितने बयानात है जिसमें जो है मुसलमानों को टारगेट बनाते हुए बोला गया। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी जी अपना जबान तो खोलने से रहे, बस वो खामोश बैठे रहते। बल्कि इसका मायने यही है कि मैं अपनी बात करता रहता हूं और दीगर लीडर जो कुछ बोलना चाह रहे हैं
वोट को पोलराइजेशन करने के लिए आप बोलते जाइए, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इनको इतना भरोसा है अपनी पार्टी पर कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, इसीलिए ये लोग जो चाहे वो बोलते रहते हैं। बल्कि नरेंद्र मोदी जी भी तो कई बार इस किस्म की ज़बान का इस्तेमाल किया है, किसी को वो कपड़ों की बात कर देते हैं, कभी कपड़ों से पहचाने, क्या वो बयान तो अच्छा था नरेंद्र मोदी जी बयानबाजी की का? हम बात कर रहे हैं, चलिए वो तो राजनीति सियासत में इस तरह की बातें हो जाया करती हैं, लेकिन हम इसकी बात कर रहे हैं जो भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरह से इसको जहरीला बयान भी कह सकते हैं, आप बिल्कुल खुल के कह सकते हैं जहरीला बयान, जिस तरह से टी राजा ने कहा है। क्योंकि हमारे यहाँ तो कानून का राज है ना, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि मैं मारने से भी नहीं डरता, मरने से डरता नहीं हूं, यहां तक तो चलिए, हालांकि ये भी सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं, लेकिन चलो ठीक है, एक पल के लिए मान ले। लेकिन दूसरी तरफ ये कह दें आप कि हम मारने से भी नहीं डरते, तो ये तो बहुत ज्यादा जहरीला बयान हो गया। आप इसका मतलब देश में जो कानून का राज है उसे मानते ही नहीं आप। अगर आप किसी के खिलाफ हैं तो आप कानून के दायरे में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, करवा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ये कहना कि हम मारने से भी नहीं डरते, तो ये तो जहरीला बयान हो जाता है अब्दुल्ला की। बिल्कुल, बिल्कुल, ये काफ़ी ज़हरीला बयान है। इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए और दीगर जो अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि हर पार्टी को इनके खिलाफ कंप्लेंट करना चाहिए और मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले मजलिस को कंप्लेंट करना चाहिए। इसलिए कि एक तो मजलिस वहां से अपने उम्मीदवार को भी खड़ा नहीं करती है, लोग बोल रहे हैं कि उसके रास्ते को आसान अब इलेक्शन जीतने के लिए रास्तों को आसान कर रहे हैं। दूसरा, इस किस्म के बयान पे भी खामोशी इख्तियार कर रही है। इसका मायने क्या है? जब भी आप पहले जब सवाल करे थे कि मजलिस का सपोर्ट किस अंदाज से है, तो ये भी एक मिसाल है। मजलिस अगर चाहे तो पहली फुर्सत तो एटलीस्ट कंप्लेंट तो कर सकती है कि इस किस्म के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आप देखिए, आप क्या आज तक कोई बयान आया मजलिस का? बिल्कुल नहीं आया। तो इस किस्म के बयानात के लिए इलेक्शन कमीशन सख्त से सख्त नोटिस ले। जी और जिस तरह लुबना जी ने कहा है कि जी उनकी उम्मीदवारी को भी मुअत्तल कर दिया जाए, इस तरह का सख्त अगर नोटिस अगर लिया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो दीगर जो लीडर्स है वो लोग काबू में आ जाएंगे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सत्ता आई है, इलेक्शन कमीशन के जो इक़दामात है, उससे काफ़ी लोग नाखुश है, जिसमें बिलख़ुसूस कांग्रेस भी हमेशा यही कहती है कि जब भी हम किसी भी मामले में इलेक्शन कमीशन को शिकायत करते हैं, तो इलेक्शन कमीशन आँख बंद कर लेती है, कोई एक्शन राहुल नहीं गांधी लेती। का एक तो बयान इलेक्शन आया है कि हम तो भारत जोड़ने की बात करते हैं, हम तोड़ने की बात नहीं करते हैं, और हमारे खिलाफ पूरे देश में कमोबेश 24 मुकदमे दर्ज करा दिए गए। लुबना राहुल गांधी जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और उनका जो बयान आता है वो इसी तरह का बयान आता है। तो अब वोटर्स के पाले में अगर गेंद डाल करके ये सवाल पूछा जाए तो वोटर्स को क्या सोचना चाहिए? एक लाइन में जवाब, चूंकि आप न सिर्फ आप जर्नलिस्ट हैं बल्कि आप राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और खास करके आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, इसलिए ये सवाल है मेरा। की बाजार में मोहब्बत की दुकान, वो इतना क्योंकि इंसान देखिए बाय नेचर वो बहुत ही सादगी चाहता है और दूसरों के लिए भी वो अच्छा ही चाहता है। बाय नेचर हर इंसान वैसे ही होता है। तो उन्होंने वो जो नर्व है वहां पकड़े उन्होंने सबका, इतना कि कई लोगों में बदलाव आया है। कई लोग खुले आम से उनको कांग्रेस को अब अपनाने की ये कर रहे हैं कि भाई यही है इंसानियत, यही है। और कई लोग जो राहुल गांधी एक ही जो पॉलिटिकल नेता है जो काफी नॉर्थ इंडिया में खुली बयान दे रहे थे कि हिंदू में और हिंदुत्व में क्या फर्क है। वो इतनी खुली बयान दिए कि हिंदुइज्म में न वायलेंस रहेगा और सत्य पे रहेंगे। मतलब ये ये है दो कि चीज लोग बहुत उभरा। उनकी बातों को अब सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और अपनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। सुधीर सक्सेना हमारे जी साथ फिर दोबारा से जुड़ गए हैं, चूंकि वक्त हमारे पास बिल्कुल कम है। दोबारा से जब जुड़े हैं तो एक सवाल तो लाजमी हो जाता है। सुधीर सक्सेना, इस तरह की बयानबाजी अपनी तरफ, चुनाव भी हो रहे हैं वो भी अपनी तरफ, वोटर्स को क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए? चूंकि अमूमन ये देखा गया, खास करके हिंदी भाषी राज्यों की अगर बात की जाए तो यहाँ कास्टिज्म बड़ा मुद्दा हो जाता है, कम्युनलिज्म बड़ा मुद्दा हो जाता है, लेकिन डेवलपमेंट का मुद्दा पीछे छूट जाता है, और भी बहुत सारे मुद्दे पीछे छूट जा रहे हैं। क्या तेलंगाना में भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलेगा, या मिल सकता है, या मिलता रहा है? जी देखिए भाई साहब, राजा सिंह का बयान मैं बहुत गैर जरूरी, जहरीला और खतरनाक है।
और ये संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन भी है और चुनाव आयोग के कोड ऑफ कंडक्ट की तौहीनी भी है। यह बयान उन लोगों की नुमाइंदगी कभी नहीं करता है। ये बयान उन लोगों की नुमाइंदगी नहीं करता है जो लोग हिंदुत्व की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। ये कट्टरपंथी, उग्रपंथी या उन लोगों का बयान है जिनके मुंह में राम है और बगल में छुरी। तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने उन लोगों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जो सामाजिक एकता को और सांप्रदायिक सद्भाव को, धार्मिक सहिष्णुता को तरजीह देने की को खंडित करने की कोशिश करते हैं। अगर इस बयान के बाद भी राजा सिंह जैसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और उनका कैंडिडेचर सस्पेंड नहीं होता है, तो ये मान के चलिए विकास की अवधारणा, सामाजिक एकता की अवधारणा, सांप्रदायिक सद्भाव की अवधारणा और लोकतंत्र की अवधारणा सब खतरे में पड़ जाएगी और आने वाला भविष्य हमारे लिए बहुत तकलीफदेह होगा। शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सुधीर सक्सेना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लुबना सरवत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब्दुल हकीम साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और तफसील से बातों को समझाने के लिए। तो तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 30 नवंबर को होने हैं। 119 विधानसभा सीटें हैं। 3 दिसंबर को और दूसरे 4 राज्यों के साथ वहां नतीजे आ जाएंगे। लेकिन टी राजा सिंह जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता है तेलंगाना में, गोशामहल सीट से वो उम्मीदवार हैं और वहीं से विधायक भी हैं। उन्होंने कुछ ऐसे बयानात दिए हैं जिसको लेकर के विवाद उठता दिखाई दे रहा है और वो भी तब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है। तो अब सवाल इलेक्शन कमीशन पर भी उठता दिखाई दे रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस पर क्या संज्ञान लेता है। और जब भाजपा ने टी राजा सिंह को इसी तरह के बयान की वजह से पार्टी से बाहर निकाला था, निलंबित किया था, तो फिर पार्टी में बुलाया क्यों? क्या मजबूरी थी भाजपा की जो वापस बुलाना भी पड़ा, उम्मीदवार बनाना भी पड़ा और इस तरह की बयानबाजी फिर से दोबारा से शुरू हो गई और आला कमान इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार भी नजर नहीं आता है। बहरहाल देखते हैं भविष्य के गर्त में क्या कुछ छुपा है, वोटर्स किस तरफ जाते हैं और किसे मतदान करते हैं, किसे जिताते हैं। गोशामहल सीट पर भी सभी की निगाहें होंगी, हमारी भी निगाहें होंगी और देश की भी निगाहें होंगी, चूंकि टी राजा सिंह के जो बयान आए हैं वो देश के कोने कोने में पहुंच जाते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो जाहिर सी बात है वो पहुंच ही जाता है। लेकिन अब लोग इन सब बयानों को भी समझने लगे हैं और लोग इससे अवॉइड भी करते हैं, इससे बचने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये भड़काऊ बयान इसीलिए दिए जाते हैं ताकि लोगों को एकजुट किया जा सके अपने फेवर में, अपने पक्ष में, खास करके वैसे मतदाताओं को जो इस तरह की बातों को पसंद करते हैं। हालांकि अब बहुत ज्यादा ऐसे लोगों की तादाद नहीं है। बहरहाल हमें अब इजाजत दीजिए, लेकिन जाते जाते आपसे वही विनती कि अगर आपने हमारे न्यूज चैनल TV6 न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।